सांवली और गोरी बहुओं का दहेज। अरे वाह महेश्वरी, तेरी काली बहू तो बहुत दहेज लेकर आई है, लेकिन तूने अमीर बहू से शादी करवाने के चक्कर में अपने बेटे की जोड़ी का जरा भी ख्याल नहीं रखा। हाँ बहन, तुम बिल्कुल सही कहती हो। महेश्वरी तो दहेज के लालच में आ गई। अरे ये सब तो तुम्हारे सोचने की बात है, ऐसा कुछ नहीं है। देखो मेरी बहू को बहुत संस्कारी है, बहुत समझदार है। गोरा और काला रंग कुछ नहीं होता। महेश्वरी ऐसा कहकर अपनी दोनों बहुओं का गृह प्रवेश करने के लिए चली जाती है। महेश्वरी अपनी बड़ी बहू श्रेया का अच्छे से स्वागत करती है। अरे वाह बहू, तुम तो बहुत समझदार और संस्कारी हो। चलो अब अपने पैर से इस चावल के कलश को गिराओ और अंदर चली आओ। महेश्वरी की बात मानकर श्रेया चावल के कलश में पैर मारकर अंदर चली जाती है, जिसके चलते महेश्वरी अपनी छोटी बहू सुप्रिया का गृह प्रवेश करना भूल जाती है और सुप्रिया दरवाजे पर ही खड़ी रह जाती है। तभी देवेंद्र कहता है, अरे भाग्यवान, ये मत भूलो, इस घर में 2 बेटों की शादी हुई है। तुम्हारी एक बहू अभी भी दरवाजे के पास भी खड़ी है। ओहो, ये क्या, मैं तो अपनी गरीब बेचारी बहू को भूल ही गई। चल बहू, तू भी अंदर आ जा। महेश्वरी आधा अधूरा गृह प्रवेश करके सुप्रिया को अंदर बुला लेती है, जिसके बाद वो सारी रस्मों में श्रेया के साथ बहुत अच्छे से बर्ताव करती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ वो सुप्रिया का बहुत अपमान भी करती है। जब दूध में अंगूठी ढूंढने वाली रस्म होती है तो महेश्वरी खुशी खुशी श्रेया के हाथों में सोने की अंगूठियां निकालकर दूध में डाल देती है। अरे वाह बहू, ये सोने की अंगूठी तो बहुत ही सुंदर है। काफी महंगी होगी, है ना? माँ जी, ये महंगी नहीं बल्कि बहुत ज्यादा महंगी है। इसके अंदर हीरा लगा है, तो आप सोच ही सकती हो कि ये कितनी महंगी होगी। क्या बहू, हीरा? अरे वाह, तेरे चलते तो मैं सचमुच का हीरा देख पाई हूँ, वरना तो यहाँ किसी के पास चांदी की अंगूठी भी नहीं है। महेश्वरी ऐसा कहकर बेचारी सुप्रिया को ताने कसने लगती है। देखते ही देखते सारी रस्में पूरी हो जाती हैं और दोनों बहू अपने अपने कमरे में जाकर सो जाती है। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, महेश्वरी श्रेया का दहेज देखकर बहुत खुश होती है। नया फ्रिज, नया फर्नीचर, नया टीवी और तो और इतना सारा सामान, मुझे तो यकीन ही नहीं होता। अरे जरा देखो तो सही, ये सोफे कितने गुदगुदे हैं। महेश्वरी दहेज का सामान को देखकर बहुत खुश होती है। तभी वहां पर सुप्रिया आती है और कहती है, माँ जी, वाकई में ये सोफे बहुत सुंदर हैं। हाँ हाँ, वो तो है ही। तेरे दहेज में मिले हुए सोफे तो हमने स्टोर रूम में रखवा दिए हैं। इतने पुराने जमाने के जो हैं, तो हम इस घर में कहाँ रखेंगे? महेश्वरी की यह बात सुनकर सुप्रिया को बहुत दुख होता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहती। कुछ ही देर में श्रेया भी तैयार होकर आ जाती है, जिसे देखते ही महेश्वरी खुश हो जाती है और कहती है, अरे वाह बहू, इतनी सुबह सुबह उठ गई। लेकिन माँ जी, मैं तो 11 बजे आपके पास आई हूँ। सुप्रिया तो मुझसे पहले ही उठ गई थी। अच्छा, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे होते हुए तुझे इस घर में सोने के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। अरे बहू, तू जितना चाहे उतना सो सकती है। ये सुनकर श्रेया बहुत खुश हो जाती है। अच्छा, आज रसोई की रस्म है। तुम दोनों रसोई में जाकर अपने हाथों से कुछ अच्छा और मीठा बना कर ले आओ। ऐसा कहकर महेश्वरी अपने कमरे में चली जाती है, जिसके बाद श्रेया सुप्रिया से कहती है, देखो सुप्रिया, मुझे खाना बनाने नहीं आता, तो मेरे हिस्से का भी तुम ही बना लेना। मैं अपने कमरे में आराम करने जा रही हूँ। वैसे भी मुझे बहुत ज्यादा थकावट हो रही है। ऐसा कहकर श्रेया भी अपने कमरे में आराम करने के लिए चली जाती है, जिसके बाद बेचारी सुप्रिया सबके लिए नाश्ता भी बनाती है और अपने हाथों से मीठी खीर भी बनाती है। इसकी खुशबू तो बिल्कुल वैसी ही आ रही है जैसी माँ बनाया करती थी। मुझे अपनी माँ की बहुत याद आ रही है। कुछ ही देर में सुप्रिया सभी को नाश्ते के लिए बुला लेती है, जिसके बाद सभी लोग नाश्ता खाकर बहुत खुश होते हैं। इसी दौरान श्रेया मौके का फायदा उठाती है और खीर की कटोरी में खीर डालकर अपनी सास को देते हुए कहती है, ये लो माँ जी, ये खीर मैंने स्पेशल आपके लिए बनाई है। श्रेया के मुंह से ऐसा झूठ सुनते ही सुप्रिया हैरान रह जाती है, लेकिन वो किसी से कुछ नहीं कह पाती। सभी लोग श्रेया की बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं, जिसके चलते सुप्रिया मन ही मन सोचती है, आखिर ये सब क्या चल रहा है? खीर तो मैंने बनाई थी, फिर जेठानी जी ने इतना बड़ा झूठ क्यों बोला? सुप्रिया ऐसा सोच ही रही थी कि तभी श्रेया भी अपने मन ही मन सोचने लगती है, आखिरकार जेठानी हूँ और ऊपर से इतना सारा दहेज का सामान भी लेकर आई हूँ। मेरे आते ही ये घर इतना भर गया है। इन फकीरों के पास तो कुछ भी नहीं था, और फिर मैं जेठानी होने का फायदा भी उठाऊंगी ही। ऐसा सोचकर श्रेया मन ही मन खुश होती रहती है। लेकिन सुप्रिया के सुंदर और संस्कारी होने के बाद भी घर में उसकी तारीफ कोई नहीं करता। सबको केवल श्रेया ही पसंद आती थी,
क्योंकि वो बेवजह घर के अंदर कई सारे खर्च किया करती थी। एक दिन पारुल अपने बड़े भाई से पैसे मांगती है। कैलाश भैया, मुझे स्कूल की तरफ से पिकनिक पर जाना है, जिसके लिए मुझे स्कूल में 2000 रुपए जमा करने हैं। क्या आप मुझे इतने पैसे दे सकते हो? लेकिन मेरी प्यारी बहन, मैं तुम्हें इतने पैसे नहीं दे सकता। तुम तो जानती ही हो महीने के आखिरी दिन चल रहे हैं और इन दिनों पैसों की बहुत ज्यादा तंगी होती है। वहीं दूसरी तरफ अभी अभी शादी हुई है, खर्चे बहुत हो चुके हैं। ये सब श्रेया सुन लेती है। अरे अरे, बेचारी का दिल क्यों तोड़ रहे हो? अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं तो मैं से पैसे दे देती हूँ। श्रेया पारुल को 2000 रुपए आराम से दे देती है, जिसके बाद पारुल बहुत खुश होकर पैसे लेकर चली जाती है। ऐसे ही अपने घर में सभी लोगों को पैसे दे देकर उनकी आदत खराब कर देती है। लेकिन सुप्रिया का पति अर्जुन मेहनत से कमाकर अपनी पत्नी के सभी सुखों को पूरा करता है और उसके साथ अच्छे से बर्ताव करता है। ये लो सुप्रिया, मैं तुम्हारे लिए एक साड़ी लेकर आया हूँ। अजी, इस नई साड़ी की क्या जरूरत थी? मेरे पास पहले से ही साड़ियाँ रखी हैं। मैं जानता हूँ सुप्रिया, इस घर में तुम्हारी कोई इज्जत नहीं करता और ना माँ तुम्हें एक बहू का दर्जा देती है। लेकिन तुम बहुत गरीब हो और दहेज में चुनिंदा सामान लेकर आई हो। लेकिन मेरा विश्वास मानो, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। ये सुनते ही सुप्रिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिसके बाद सुप्रिया रोते हुए कहती है, मैं जितनी भी माँ जी को खुश करने की कोशिश करती हूँ, माँ जी मुझे उतने ही ताने कसती हैं। पता नहीं उन्हें मुझसे क्या परेशानी है। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, बस भरोसा रखो। ऐसा कहकर अर्जुन बाहर चला जाता है, जिसके थोड़ी ही देर बाद श्रेया आती है और सुप्रिया से कहती है, ओहो देवरानी जी, तुम यहाँ बैठी हो? तुम्हें पता है मेरे सर में कितना दर्द हो रहा है। एक काम करो, जल्दी से मेरे लिए कॉफी बना कर ले आओ। लेकिन ये काम तो आप खुद भी कर सकती हो। क्या तुम ऐसा चाहती हो कि मैं तुम्हारी शिकायत माँ जी से कर दूं? ये सुनने के बाद सुप्रिया को न चाहते हुए भी कॉफी बनानी पड़ती है। धीरे धीरे श्रेया अपनी सास का काम भी सुनना बंद कर देती है, जिसकी वजह से माहेश्वरी को बहुत बुरा लगता है। एक दिन सुप्रिया आंगन में बैठकर बर्तन धो रही थी। वहां से गुजर रही कुछ औरतें उसे देखकर कहती हैं, हे भगवान, देखो तो सही, गरीब बहू घर में काम करते करते कितनी पतली हो गई है। अरे महेश्वरी को तो शर्म आनी चाहिए। शर्म दहेज के चलते उसने अपनी एक बहू के ऊपर इतने अत्याचार किए हैं और एक को बिल्कुल महारानी बना रखा है। इतना कहकर वो वहां से चली जाती है, जिसके चलते ये सब महेश्वरी सुन लेती है। ये सब मेरी ही गलती है। मैंने अपनी बड़ी बहू को बहुत ज्यादा ढील दे दी है, जिसके चलते वो मुझे कुछ नहीं समझती। अब मुझे उसे सबक तो सिखाना ही होगा। महेश्वरी ऐसा सोचकर सुप्रिया को कुछ दिन के लिए उसके मायके आराम करने के लिए भेज देती है, जिसके बाद वो घर के सारे काम श्रेया से करवाना शुरू कर देती है। घर के सारे काम करते करते श्रेया बहुत थक जाती है, जिसके चलते उसे अपनी गलती का पछतावा होता है। माँ जी, मुझे अपनी गलती का एहसास है। मैं जानती हूँ कि ये सब आपने मुझे सबक सिखाने के लिए ही किया है। मैं अब समझ गई हूँ। आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। आप मेरी देवरानी को वापस बुला लीजिए। ये सुनकर महेश्वरी को बहुत अच्छा लगता है, जिसके बाद वो अपनी छोटी बहू सुप्रिया को वापस बुला लेती है। उस दिन के बाद वो अपनी दोनों बहुओं को बराबर का दर्जा देती है और खुशी खुशी अपनी दोनों बहुओं के साथ रहने लगती है।